तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं यह वीडियो बना रहा हूँ साइंस की, जो रेलवे और ग्रुप डी, एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत लाभदायक होगी। और इस समय आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एसएससी में कुछ लफड़ा चल रहा है। जैसे में आदित्य रंजन सर, हमारे अभिनय सर जैसे दिग्गज जो टीचर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को, कि ये क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरह से लाभकारी होंगे। तो किस पक्षी का जो है रक्त यानी ब्लड गर्म होता है। BLOOD होता है ब्लड मतलब गर्म होता है। तो यह होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर का जो है रक्त गर्म होता है। और यह जो होता है, देखिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो मीथेन का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, CH4। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम जो बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस के नाम से बोला जाता है। यह गोबर में भी पाई जाती है, तो इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हुए। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो है, यहाँ से देखेंगे कि द्रव के लिए दाब का सूत्र क्या होता है। द्रव यानी आप देखिए कि द्रव जो होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड के लिए दाब का फार्मूला यानी प्रेशर का फार्मूला। ये देखिए, यह ठोस के लिए होता है बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन द्रव के लिए ये वाला होता है कि ρGH इसको बोलते हैं। यहाँ पे G जो है और S जो है, H को हाइट और इसको G जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पंखा हमारे शरीर को ठंडा कैसे करता है। तो पंखा हमारे शरीर को ठंडा इसलिए करता है कि हमारे शरीर से जो है पानी का वाष्पन होता है। वाष्प क्रिया द्वारा वाष्पन जो होता है, इसलिए हमारा शरीर ठंडा हो जाता है जब पंखा चलता है। तो और चूंकि जब पंखा चलता है तो पंखे चलने के कारण जो होता है, जो कमरे का तापमान होता है, कमरा जो होता है, कमरे का तापमान जो होता है गर्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़े आकार की ग्रंथि जो होती है, वो होती है यकृत इसको बोलते हैं। इसको लीवर भी बोला जाता है, लीवर इसको बोलते हैं। और यह जो होता है पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस को बनाता है, पित्त रस का निर्माण करता है। आगे देखते हैं कि आगे जो सवाल है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कौन सी होती है। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो है रासायनिक, कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। और यह एक ऐसी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं कि जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम यानी भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोहे को मोड़ देना, यह एक भौतिक क्रिया है। लोहे को, मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है, यहाँ से एक छड़ है और इसको हम मोड़ कर ऐसे कर दे रहे हैं, तो यह यहाँ पे जो एक क्रिया जो होगी, मोड़ना जो क्रिया होगी, यह एक भौतिक क्रिया होगी। और यदि इसको हम पिघला दे रहे हैं तो भी यह लोहा ही रहेगा, इसका कोई मतलब बदलेगा नहीं। और यहाँ पे पिघला कर इसमें कोई दूसरी धातु मिलाकर दूसरा चीज बना दे रहे हैं, या कोई मिश्र धातु बनाते हैं, तब यहाँ पे यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्योंकि मिश्र धातु बनने के बाद यह जो है लोहा फिर लोहा नहीं रहेगा, वो मिश्र धातु के नाम से भी जाना जाएगा, इसलिए। तो आगे देखते हैं कि रासायनिक गणनाएं, रसायन के लिए जो गणनाएं होती हैं, वो किस में होती हैं? किलो में होती हैं, कि एम्पियर में होती हैं, कि वोल्ट में होती हैं, कि मोल में होती हैं। तो यह जो होता है कि रासायनिक गणना, रसायन के लिए जो गणना होती है, वह जो होती है मोल में होती है। मोल एक ऐसा मतलब नापने का इकाई होती है कि इसमें जो
तत्व होते हैं उनको नापा जाता है कि कितने मोल का है, तत्वों को मापा जाता है। और रासायनिक ये गुणधर्मों को मतलब रसायन को मापने का ये काम करता है मोल। तो यह इसका आंसर मोल होगा। आगे देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी जो जब ठंडा होता है तो यह कौन सी क्रिया होती है? तो ये इसमें जो होता है चालन, विकिरण, वाष्पीकरण, नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ये आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा जैसे मान लीजिए कि आप मिट्टी का एक बर्तन है, घड़ा है, इसमें हम पानी भर दे रहे हैं, तो जब यहाँ से जब ये इसमें पानी भरा होता है तो यह बाहर की तरफ ऊष्मा को अग्रेसित करता है, मतलब भेजता है दोनों को, सभी तरफ से बाहर की तरफ अपने को मतलब ऊष्मा को डिस्चार्ज करता है। जब यहाँ से ऊष्मा निकलती है और बाहर की ऊष्मा अंदर आती है तो ये जो होता है कि इस घड़े के पानी को यह ठंडा कर देती है, मतलब निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का यहाँ पे कंसेप्ट होता है। आगे देखते हैं कि द्रव के लिए द्रवों के लिए ताप में तापांतर होता है कैसे? तो यह होता है संवहन। द्रव एवं ये ताप नहीं होगा यहाँ पे, द्रव एवं यहाँ पे होता है गैस द्रव एवं गैस के लिए नहीं, द्रव एवं गैस नहीं होगा, यहाँ पे संवहन है ना, तो हाँ गैस होगा। लिक्विड और गैस के लिए हम लोग संवहन जो होता है लिक्विड और गैस में जो होता है, यह संवहन की प्रक्रिया होती है, लिक्विड में और गैस में होती है। आगे देखते हैं कि वह डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने कहा था कि जो है परमाणु अविभाज्य, क्या है? अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब अगर कोई यहाँ पे परमाणु है तो इसको दो भागों में इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी थ्योरी को उसके बाद गलत कर दिया गया और यहाँ पे जब एक बार हुआ ऐसा कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता था। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो उसको बोलते हैं परमाणु। पदार्थ का वह कण जो होता है उसको बोलते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु एक ऐसा कण होता है जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन एक खास बात इसकी होती है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आगे देखते हैं कि यदि कोई वस्तु आपस में टकरा जाए, टुकड़े इधर-उधर उड़ जाएं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित होगा? तो संवेग संरक्षित रहेगा। यदि देखिए यहाँ पे जब भी कोई कहीं टक्कर की बात होगी तो हम लोग सीधा क्या सवाल का आंसर करेंगे? समवेग को मार देंगे और बिना सोचे समझे समवेग को मारेंगे। हो सकता है कभी-कभी गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यह टक्कर वाले कंडीशन में इसका यही आंसर सही होता है। पक्षियों, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के कितने कक्षीय हृदय होते हैं? इसमें इसका आंसर होगा 4 कक्षीय हृदय होते हैं। मानव में भी और इसमें पक्षियों में भी 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु ये होता है 273 केल्विन। इसको हम लोग टिक करेंगे। 273 केल्विन को हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस इस तरह से टेम्परेचर को डिफरेंट करेंगे तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से जब इधर नीचे जाएगी तो जम जाएगी, इधर जाएगी तो गलने लगेगी। तो यहाँ से जो शुरुआत होगी यहाँ से, तो यह गलनांक पॉइंट यही होगा बर्फ का। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है कि समवेग का सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम तथा तीसरे नियम का दूसरा रूप है। मतलब समवेग को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर समवेग है तो यहाँ पर न्यूटन के गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों फॉलो हो रहा है। और यदि कहीं टक्कर का सवाल आ जाए तो समवेग, मैं पीछे बताया था कि कहीं टक्कर की बात जहाँ पे होगी उसको वहाँ पे हम क्या मारेंगे? समवेग को मारेंगे। और यहाँ पर भी देखिए आ गया। आगे देखते हैं कि राकेट का उड़ना क्या होता है? अगर कोई राकेट उड़ रही है तो उसमें क्या होगा? समवेग का संरक्षण या न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन होगा। इसका
न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन होगा। आगे देखते हैं कि यदि कोई लड़का झूला पर बैठा है, यदि कोई लड़का झूला पर बैठा है तो उसकी गति क्या होगी, तो आवर्ती गति होगी। इसकी क्या होगी, आवर्ती गति होगी। एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति, ये तीनों नहीं होगा। यहाँ से इसका आवर्ती गति होगा, क्योंकि एक लड़का जब झूला पे है और ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ये पॉइंट होता है और यहाँ से ऐसे 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 इस तरह से घूम रहा है और बार बार यहाँ से ये जो है इसी तरह से गति कर रहा है, तो आवर्ती गति होगी। और इसी गति को हम लोग दोलन गति भी कहते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो आवर्त काल बोलते हैं। एक बार ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ पर आया, तो इसको बोलते हैं एक आवर्त यानी। और इसमें जो समय लगता है एक आवर्त, और इसमें जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से आने जाने में, यहाँ से जब शुरू किया फिर इधर गया, फिर यहाँ से ऐसे गया और ऐसे आया, इधर को यहाँ से इस पॉइंट पर जाकर ऐसे आया, फिर इस पॉइंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर वापस आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक आवर्त हुआ। और इसमें जो समय लगता है इसको आवर्त बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की सीधी जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम। आयाम, इसको, इस वाली दूरी को हम लोग आयाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयाम, आयाम बोलेंगे। और जो होगा, अगर हम इस डंडी को मतलब इस डोरी को हम लोग छोटा करेंगे तो जो है आवर्तकाल कम हो जाएगा, और इसको लंबा करेंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये झूला में आप लोग टेस्ट कर सकते हैं बैठकर। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान, प्रश्न है कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। क्या होता है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है। ये इसका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भार का एसआई मात्रक तो न्यूटन होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अनुसार इसको रिलेट करेंगे तो भार बदल जाता है, न्यूटन होगा। भार हर जगह अलग अलग होता है वस्तुओं का भार। यदि कोई वस्तु यहाँ पे 1 न्यूटन की है तो चंद्रमा पे वही जाकर 1/6 न्यूटन की हो जाएगी। यहाँ पे इसका भार घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कम नहीं होगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना गुना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पे गलत है, गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका आंसर होगा 1/6 गुना, 1/6 गुना। यानी पृथ्वी पर अगर कोई गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे 60 है, तो ये जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा वहाँ पे 100 होगा। 1/6 गुना इसका कर देंगे, इस वाले का 1/6 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब उसको भाग देंगे तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्या करिए कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये क्लास जो है कुछ मिनट की होगी, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखने में तो आसान लगेंगे लेकिन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको फंसा देंगे और आप लोग इसमें उलझ जाते हैं। और ये छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे और ना ज़्यादा समय लेंगे। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो छोटे-छोटे क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में फँसते हैं उस क्वेश्चन में आप लोग फँसेंगे नहीं और आसानी से निकल जाएँगे। एक बार में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को मार के कुछ सेकंडों में मार के निकल सकते हैं, जो मेरे द्वारा इस तरह से तैयार किया जाएगा। आप लोग इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।